नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि बाबूराम सक्सेना जी द्वारा विरचित है। और अध्ययन के तहत अब तक हम लोगों ने प्राक कथन पढ़ा, तत्पश्चात वर्णमाला और फिर संधि पर चर्चा कर रहे थे। संधि के अंतर्गत हम लोगों ने स्वर संधि और उनसे बनने वाले सभी उदाहरण और उनके भेद तथा उनसे वार्तिक जो बन रहे हैं, जो अपवाद हैं, सभी को पढ़ते हुए व्यंजन संधि पर आया और व्यंजन संधि के समाप्त हो चुका है। और आप अभी जो हम लोग स्टार्ट करे थे वो पिछले वीडियो में विसर्ग संधि का कुछ पार्ट्स हमने पढ़ाया था, जो कि पहला आपका सूत्र था ससजुषो रू, यानी कि जो दंत शाह है और मूर्धन्य शाह है, यदि पहले पद के अंत में हो और बाद में जो है तो इनका जो है पहले पद के अंत में है तो इनका विसर्ग हो जाता है। इनको जो है सा है और तो जो है इनका क्या होता है सा, और ये है तो सा के स्थान पर रा हो जाता है और रा विसर्ग के रूप में हो जाता है। सा को रा हो जाता है और रा को विसर्ग हो जाता है। ऐसा हम लोगों ने सा सजुषो रू सूत्र में पढ़ा, ठीक है। और फिर अगला सूत्र था खरा औसाने विसर्जनीय, यानी कि खर अवसान में हो, यानी पहले पद के आखिरी में आपका सा हो, दंत शाह अथवा सजुष का मूर्धन्य शाह हो, और बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण हो यानी कि पहला, दूसरा और तीनों सा में से कोई वर्ण हो तो, अथवा कोई भी वर्ण ना हो तो जो रा है, रा को विसर्ग हो जाता है। ऐसा हम लोगों ने विसर्जनीय से शाह में ऐसा हम लोगों ने खर अवसान्य विसर्जनीय है इसको भी पढ़ा। और इसमें उदाहरण भी देखा था कि रामस धन पठती, यहाँ पे रामस धन पठती ये जो आपका सा सजुषो रू का है, तो इसको सजुषो रू सूत्र से बनाएंगे तो सा सजुषो रू सूत्र क्या कहता है कि पहले पद के आखिरी में क्या हो, दंत सा अथवा मूर्धन्य सा हो, सजुष का सा हो। तो देखिए यहाँ दंत सा है तो दंत सा को पहले रा होगा, देखिए यहाँ पर रामर बन गया और पठती ऐसे उतार लिया गया, और फिर रामर को जो है विसर्ग हो गया और फिर क्या रूप बना, रामा, फिर रूप बना आपका रामा पठती, संधि हुई। फिर ऐसे देखिए सजुष शब्द है, सजुष में मूर्धन्य शाह है और मूर्धन्य शाह को पहले क्या हुआ, रा हुआ और फिर इसको सजु बन गया। और क्या कहा था सजुषो रू कि पदांत में खर प्रत्याहार का वर्ण हो अथवा ना हो तब भी जो जो सा है, सा को रा होगा और रा को विसर्ग होगा, ये कार्य होगा चाहे खर प्रत्याहार का वर्ण हो अथवा ना हो। तो यहाँ पर देखिए जो रामस है वो सिंगल है, बाद में कोई जो है शब्द नहीं है, तो इसलिए रामस को भी रामर हुआ और फिर रामर से रामा हुआ। अब हम लोग 28 नंबर पर देखते हैं। ऐसा हम लोगों ने इतना पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। 28 नंबर पर स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण में से कोई वर्ण आवे तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। और ये आपका जो सूत्र है, पहला सूत्र है विसर्जनीय सा। कौन सा सूत्र है, विसर्जनीय सा। अब ये सूत्र क्या कह रहा है कि विसर्ग के बाद यदि खर प्रत्याहार का वर्ण हो, विसर्ग के बाद यदि खर प्रत्याहार का वर्ण आवे तो सा के तो जो है विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, विसर्जनीय सा हो जाएगा। कहा नहीं, विसर्जनीय यानी विसर्जनीय को क्या होता है, शाह, विसर्जनीय को क्या होता है, शाह होता है। ऐसा इस सूत्र में आप लोगों ने पढ़ा, विसर्जनीय से सा, यानी विसर्ग को क्या करता है, ये सा कर देता है। कब करता है, जब बाद में अवसान में खर प्रत्याहार का वर्ण आया हो, विसर्ग के बाद में कोई खर प्रत्याहार का वर्ण यानी कि पहला और दूसरा वर्ण अथवा सल तीनों सा में से कोई सा हो तो उसको जो है जो विसर्ग है उसको सा हो जाएगा। अब जैसे आपने यहाँ पर पहला उदाहरण दिया गया, क्या, रामा हरि धन चरती, तो यहाँ पे रूप बनेगा हरि धन चरती, और फिर जब इसको मिलाएंगे तो इस सा को, दंत सा को आपका तालब्य सा हो गया और क्या बन गया, रामस चरती। ये उदाहरण बड़े इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में डायरेक्ट उदाहरण ही पूछ लेते हैं कि इसका संधि क्या होगी या इसका विच्छेद क्या होगा। तो उदाहरण जितने भी हैं जब आप नोट्स बनाइए तो उसका नियम के साथ उदाहरण को सारे लिखिए। जब शॉर्ट नोट्स बनाइए सारे उदाहरण को लिखिए और किस सूत्र के तहत हो रहा है, कौन सी संधि है, ये भी लिखना आवश्यक
है, यानी ये भी आपको लिख लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये लिखे रहेंगे तो बाद में रिवाइज करने के लिए, रिवीजन के लिए बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि पेपर का कुछ ये नहीं होता ना कि आयोग का मन है, मान लीजिए वो पेपर की डेट फिक्स कर दे कि पेपर है 2 महीने बाद, ऐसा कर दें, तो आप क्या करोगे 2 महीने में? फिर वही रहता है कि आप नहीं, तो शॉर्ट नोट्स अगर आप पहले से बनाए रहेंगे तो रिवाइज करने में आपको थोड़ा सा आसानी होगी। अब देखिए ये अगला क्या है, रामधन टंकार्यति। अब विसर्ग है, बाद में जो है खर प्रत्याहार का वर्ण है, तो राम विसर्ग को क्या होगा, सा होगा, तो रामस धन टंकार्यति। फिर तीसरा रूप क्या बनेगा, रामस टंकार्यति। ऐसे ही तीसरा उदाहरण दिया गया है विष्णु, क्या उदाहरण दिया गया है, विष्णु त्राता। अब देखिए विसर्ग है और विसर्ग के अवसान में बाद में क्या है, खर प्रत्याहार का वर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर जो विसर्ग है, विसर्ग वो क्या हो गया है, शाह हो गया है और विष्णु त्राता रूप बन गया है। अब चलिए आगे देखिए, दूसरा नंबर देखिए। और फिर कहा, अभी और संधि है कि यदि विसर्ग के बाद तीनों सा आवे तो विसर्ग विकल्प से होता है। विसर्ग नहीं, ये कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद तीनों सा आवे तो तीनों सा में से कोई सा आवे तो विसर्ग के स्थान पर सा विकल्प से होता है। तो विकल्प के स्थान पर सा विकल्प से होगा, है ना। वो जो है ये नहीं कि विसर्ग होना ही होना है, हो भी सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है। ऐसा किस सूत्र के हिसाब से कहा गया, तो वासरी। देखिए खर प्रत्याहार में तीनों सा भी आते हैं, ठीक है, खर प्रत्याहार में आपके तीनों सा भी आते हैं और वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण आता है, ठीक है। लेकिन तो जो एक सूत्र लिख दिया, कहा कि अगर विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण है विसर्जनीय सा, तो उस जो खर प्रत्याहार जो विसर्ग है उसको सा हो जाएगा, उसके बाद संधि कार्य होगा, तो शाह होने के बाद फिर से संधि कार्य होगी। फिर एक सूत्र लिखा वासरी, तो खर प्रत्याहार के अंतर्गत जो सर आते हैं यानी तीनों सा जवाब है, तो वहाँ पे विकल्प से होगा, यानी कि आपका क्या होगा कि आपका जो विसर्ग का सा है होगा भी और नहीं भी होगा, विकल्प से दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो जैसे हरि धन शेते, तो हरि के बाद विसर्ग है, बाद में सर प्रत्याहार का वर्ण है, तो यहाँ पर देखिए हरिश शेते, हरिश शेते ये भी रूप बनेगा और हरि शेते यानी कि आपका विसर्ग का सा नहीं हुआ है, दो रूप बन रहे हैं। ऐसा ही आप देखिए रामा धन षष्ठा। अब देखिए रामा है विसर्ग है और विसर्ग के बाद सा आया है, तो यहाँ पर वासरी सूत्र से आपका विसर्ग कार्य मतलब संधि कार्य नहीं होगा, यानी विसर्ग को सा नहीं होगा, तो डायरेक्ट यह हो जाएगा रामा षष्ठा। लेकिन क्योंकि ये खर प्रत्याहार का वर्ण है तो उसके हिसाब से इसमें जो है कार्य होगा, संधि का मतलब विसर्ग को सा होगा और रामा षष्ठा बनेगा और फिर आपका रूप बनेगा रामा षष्ठा, ठीक है। इसको जब मिलाएंगे तो आपका बनेगा रामस षष्ठा, है ना, ये रूप आपका बनेगा। दोनों चीज़ें होंगी, शा आने पर आपका वैकल्पिक होगा, आपका विसर्ग होगा भी और नहीं भी होगा। लेकिन खर प्रत्याहार में वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण आ रहा है, तो आपका जो विसर्ग है विसर्ग का आपका बिल्कुल निश्चित और निश्चित रूप से सा होना है, ठीक है। चलिए अब आगे तीसरा नंबर देखते हैं, खा देखते हैं। खा क्या कह रहा है, परंतु यदि विसर्ग के बाद का, खा और पाफा, यानी कि जो आपका आपके जो अयोगवाह हैं, है ना, जो आपके ये चार है ना अयोगवाह, जीवामूली उपधमानी है, और उसमें से जो आपका उपधमानी और जीवामूली वर्ण है, यानी जो आपके अयोगवाह के अंतर्गत जीवामूली उपधमानी है, यानी काखा क्या है जीवामूली है और पाफा क्या है उपधमानी है। तो कह रहा है परंतु विसर्ग के बाद यदि काखा और पाफा में से कोई वर्ण आवे तो विसर्ग के स्थान पर माँ या तो विसर्ग ही बना रहेगा। अब देखिए यानी जीवामूली और पद्मानी काखा और पाफा में से कोई वर्ण आवे, काखा और पाफा में से कोई वर्ण आवे, क्योंकि काखा और पाफा भी खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इन चारों वर्णों में से कोई आए या तो जीवामूली या पद्मानी आए तो जो है यहाँ पर
काखा के आगे रहने वाले जीवा मूली और पाफा के आगे रहने वाले पदमानीय हो जाता है, यानी संधि कार्य नहीं होता है। यहाँ जीवा मूली और उपपदमानीय हो जाता है। जैसे एका काका, तो यहाँ पर भी क्या होता है, आए तो जो विसर्ग है उसका जो है विसर्ग का विसर्ग ही बना रहेगा, या का खा के आगे होने पर जीवा मूली हो जाएगा, या तो वो विसर्ग ही बना रहेगा या तो जीवा मूली हो जाएगा, दो रूप होगा। और ऐसा देखिए एक सूत्र दिया गया है, आप तीसरे नंबर पर देखिए क्या सूत्र दिया गया है। कुपो का पौ कु पौ, यानी कु मतलब काखा और पौ मतलब पाफा, ये दोनों काखा और पाफा को क्या होता है, जीवा मूली और उपपदमानीय हो जाता है, अथवा जो है इनका विसर्ग ही बना रहता है। अब इसलिए इसको दिया कि ये जो चारों वर्ण ही खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, लेकिन खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने पर भी इसीलिए सूत्र लिख दिया, एक सूत्र एक वार्तिक लिख दिया कि कुपो का पौ चा, यानी का और खा और पा और फा खर प्रत्याहार के वर्ण आ रहा है, तो विसर्ग जो है होगा भी, विसर्ग जो है विसर्ग बना ही रहेगा, उसका स्थान नहीं होगा, और उसके पर जीवा मूली उपपदमानीय का चिन्ह भी लग सकता है, यानी दो रूप बनेगा। जैसे उदाहरण क्या दिया, एकह काका। अब देखिए यहाँ पर विसर्ग आया और विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण आया है, तो आपका जो है विसर्जनीय से साह के अगर सूत्र के हिसाब से देखा जाए तो विसर्ग को सा होना चाहिए, ठीक है, विसर्ग को सा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर चूंकि का जो है वो कुपोह और कापोचा जो है सूत्र के हिसाब से यहाँ पर संधि जो है विसर्ग बना रहेगा, और दूसरा इसमें विसर्ग बना रहेगा, या फिर इनके आगे क्या जीवा मूली लग जाएगा, जीवा मूली का चिन्ह जो विसर्ग है उसके स्थान पर ऐसे जीवा मूली का चिन्ह लग जाएगा, तो क्या बनेगा, एका फिर जीवा मूली का चिन्ह और फिर का रूप बनेगा, यानी दो रूप बनेगा। ऐसे ही देखिए सुधिया पाही। अब देखिए पा क्या है, उपपदमानीय है, चार वर्णों का बताया गया है ना, भले ही ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है, लेकिन विसर्ग के बाद पाफा ये उपपदमानीय है, इसके कारण यहाँ पर उपपदमानीय का चिन्ह बनेगा, विसर्ग को या तो उपपदमानीय होगा और या फिर ये अपने स्थिति में बना रहेगा। तो अगर अपनी स्थिति में बना रहेगा तो सुधिया पाही इस तरीके से रूप बनेगा, और यहाँ पर विसर्ग को अगर उपपदमानीय किया जाएगा तो क्या होगा, यहाँ उपपदमानीय का विसर्ग के स्थान पर चिन्ह लग जाएगा और सुधीय पाही हो जाएगा। ये देखिए चिन्ह होता है ऐसे आधा, ठीक है। तो ये किस सूत्र से हुआ, कुपो कापो चा से। चलिए आगे देखिए चौथा नंबर कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद एक कंडीशन और हो रहा है, क्या कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद आने वाले खर प्रत्याहार के वर्ण के अंतर्गत सर प्रत्याहार का कोई वर्ण है, सर प्रत्याहार का कोई वर्ण आवे तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहेगा। अब ये किस सूत्र के हिसाब से कहा, सर्परे विसर्जनीय, सर्परे सर प्रत्याहार के बाद सर्प, देखिए यहाँ पर सूत्र, तो देखिए सूत्र में ही सब है, सूत्र देखिए इसको लाएंगे, इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, सर्परे विसर्जनीय, सर्परे सर यानी सर प्रत्याहार यानी तीनों सा के बाद पर में हो, बाद में हो, सर बाद में हो यानी तो, और विसर्जनीय के विसर्जनीय परे, विसर्जनीय परे सर, यानी विसर्ग से परे हो क्या सर प्रत्याहार का वर्ण, यानी तीनों सा विसर्ग से परे हो तो विसर्जनीय, इसको विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा। ऐसा ये सूत्र कह रहा है कि सर परे विसर्जनीय, विसर्जनीय परे सर, यानी सर विसर्जनीय परे, सर जो है विसर्ग के बाद में होने पर, परे होने पर इसका विसर्जन जो विसर्ग है वो विसर्ग ही रहेगा। किस सूत्र के हिसाब से, सर परे विसर्जनीय, सर परे विसर्जनीय कह रहा है कि यदि सर प्रत्याहार यानी तीनों सा वर्ण यदि जो है प्रत्याहार के बाद यदि जो है विसर्ग के बाद में आ रहे हैं तो उनका जो है स्थिति बनी रहेगी, विसर्ग विसर्ग ही रहेगा, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए कहा धन तत्सरु, तो कत्सरु यहाँ पर सा आया है, यहाँ पर विसर्ग
विसर्ग के स्थान में शा नहीं हुआ है। घनाघन क्षोभणः, यहाँ क्षोभ से पूर्व विसर्ग को जीवामूली ना हुआ। इस प्रकार से जो है ये हो गया आपका सर्परेय विसर्जनीय सूत्र। नमो नमः मित्रों, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ। और जो आपका जो विसर्ग संधि है ये भी आपका 1 या 2 दिन में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 2 ही 3 पेज हैं। इसके देखिए जो इम्पॉर्टेंट हैं वार्तिक वगैरह, तो वो आप पढ़ते चलिए और एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, जैसे कि वासरी, फिर इसका उदाहरण लिख दिए। वासरी क्या कह रहा है, वासरी अथवा जो है सर प्रत्याहार का वर्ण आने पर विकल्प से विसर्ग का सा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर कुपो, कौ, पाओ, चाय, इस तरीके से सूत्र लिखिए और फिर उसका नियम शॉर्टकट में अपनी भाषा में आप कैसे समझ सकते हैं, आप कैसे पेपर में उसको याद आ जाएगा। जो चीज़ किताब कह रही है उसको आप किस भाषा में समझ पा रहे हैं, अपनी भाषा में नोट्स में लिखिए। देखिए नोट्स, देखिए हम नोट्स, मेरी तो कोशिश है मैं नोट्स उपलब्ध कराऊंगी। ये एक बार पुस्तक पूरा समाप्त कर लूँ लाइन बाई लाइन, उसके बाद हम आप लोगों को नोट्स देने का, मतलब शॉर्ट नोट्स में जो इम्पॉर्टेंट जो इसकी मलाई वाला पार्ट है उसको निचोड़ करके, यानी जो नियम है छोटे छोटे, उसको मतलब सारे उदाहरण इस तरीके से आप लोगों को समझाते हुए और शॉर्ट नोट्स उपलब्ध कराऊंगी। अभी बोर्ड पे मैं इसको समझाऊंगी। तो मेरा ये अपना एक मैंने निश्चय किया है। बाकी ईश्वर क्या कराता है वो हम नहीं जानते हैं और हम ये वादा भी नहीं कर सकते, इसलिए कि कल का कोई पता नहीं होता है कि कल क्या हो जाए मेरा। लेकिन ये है कि मैं आप लोगों को ये इतना काम करा सकूं, मतलब इस पुस्तक को ख़त्म करने के पश्चात मैं तुरंत इसका जो निचोड़ है, जो मेन पॉइंट है, उसको बोर्ड पर पढ़ाऊं समझाते हुए। जैसे कि हम बता रहे हैं आपको जिस तरीके से नोट्स बनाना है उसी टाइप में आपको नोट्स उपलब्ध कराऊं। ऐसा मेरा सोच रहा है, ऐसा मेरा विचार है, ऐसा मैं करना चाहती हूँ। और बाकी ईश्वर क्या कराता है ये आगे की बात है। और क्योंकि देखिए कमिटमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन पूरा करना ये ऊपर वाले के हाथ में है। कभी क्या पता परिस्थितियाँ क्या हो जाए, क्या पता बीमार पड़े, क्या हो क्या ना हो। वैसे तो भी पॉजिटिव, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है हम आपको वादा नहीं करेंगे, झूठा वादा कि नहीं हम करेंगे ही करेंगे। मैं ऐसा करूँगी, मैं करना चाहती हूँ, ये आप लोगों से कह रही हूँ। और इसके बाद जो है शॉर्ट नोट्स आप बनाते चलिए। जैसा कि हमने पहले ही भी कहा कि आपका पेपर कब आ जाए, और पेपर जब आ जाता है एक डेट फिक्स होकर आ जाती है कि आपको फला डेट का जो है आपका एग्ज़ाम है, तो फिर उस समय प्रेशर बहुत रहता है ना। तो आप उस समय नोट्स बनाइए, या उस समय सारी किताबों 6-7 किताबें हैं तो उनका जो निचोड़ है उसका नोट्स, जैसे अब संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है तो उसको उठा करके एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ताकि और उसको बीच बीच में रिवाइज़ करते रहिए। ऐसे ही आपका जो आप के अब और ग्रंथ हैं जो साहित्य वाले हैं उनका भाई वाचन करते रहिए, और जो मेन लाइनें हैं उनको ध्यान में रखिए, टिप्पणियाँ इत्यादि पढ़ते रहिए। तो ये सब काम आप धीरे धीरे कछुए की चाल में ही चलिए, लेकिन मंजिल तक पहुँचिए। ये सब आप करते रहिए। और बाकी जो है देखिए विसर्ग संधि का जो आपने विसर्जनीय सा, वासरी, कुपो और ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया। और मेन हमने आपको बता दिया था सरऊ, तो वो बस सरऊ उतना समझिए। और देखिए उदाहरण ये सब इम्पॉर्टेंट हैं, जो इसमें जो संधि विच्छेद के जितने भी उदाहरण दिए हैं ना, इस सारे के सारे उदाहरण, चाहे आप इसको एक बार अगर आप एग्ज़ाम देने से पहले पढ़े भी रहेंगे ना, अगर आपको नियम इत्यादि नहीं आता है, डायरेक्ट पूछ लिया कि इसका संधि क्या होगा, तो विकल्प में जैसे किन्हीं का 2-3 संधियाँ हो रही हैं, 2-3 विकल्प भी बन रहा, हो भी रही है, नहीं भी हो रही, तो इन सब चीज़ों को जो है ध्यान में रहेगा जब आप विच्छेद इत्यादि पूछा जाएगा तो, है ना। नियम नहीं भी ध्यान में रहेगा तो अगर डायरेक्ट पूछ लिया गया तो आप इसको नोट्स में पढ़े रहेंगे तो आपको विकल्प देख के खुद ही पता चल जाएगा। तो देखिए एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम उस चीज़ में एकदम पारंगत हो जाए, है ना। आपको देखिए एक रणनीति बनानी होती है कि हमें कैसे क्वालिफाई करना है, हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कहाँ फोकस करना है केंद्र बिंदु पर। जैसे अर्जुन को क्या दिखाई दी थी, चिड़िया की आँख दिखाई दी थी, बाकी लोगों को और सारी चीज़ें। तो फोकस हमेशा चिड़िया की आँख पर यानी होना चाहिए कि हमें परीक्षा एन केन प्रकारेण हमें जो है टीजीटी निकालना है। इस तरीके की विचारधारा आपकी होगी तो आप जो है अच्छा सा कर लेंगे। तो इस तरीके की विचारधारा आप मेन चीज़ों पर फोकस करिए, जहाँ पर मतलब जैसे संस्कृत व्याकरण प्रवेश क्या मोस्टली जो है लोग क्या करते हैं ना कि साहित्य, मैं भी यही मेरे साथ भी यही हुआ कि साहित्य पर ज़्यादा लोग फोकस कर लेते हैं, साहित्य को पढ़ते हैं, साहित्य मतलब वाचन कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि जो हमारे ज़्यादा सवाल गलत होते हैं वो
व्याकरण से ही रिलेटेड होते हैं ज़्यादातर जो है, जो क्योंकि 50 से 60 नंबर का शायद व्याकरण के क्वेश्चंस रहते हैं संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में। तो आप वो क्वेश्चंस हमारे ज़्यादातर जो है होता है, क्योंकि साहित्य को पढ़ने में भी अच्छा लगता है, उसको थोड़ा इंटरेस्ट लेके हम लोग पढ़ भी लेते हैं, गा भी लेते हैं, वाचन भी कर लेते हैं। और कई बार हम अगर उसकी कहानी भी पढ़ लिया अच्छे से तो भी कई बार कई चीज़ें हमें मतलब हो जाती हैं। लेकिन जो व्याकरण है अगर वो आपने ढंग से नहीं पढ़ा है तो हमें नहीं लगता है कि आप सही कर पाते हो तुक्का मार करके, है ना, क्योंकि इसका तो कोई स्टोरी भी नहीं होती कि आपने स्टोरी भी पढ़ लिया तो भी काम चल जाएगा। तो इस तरीके का, हालांकि सारे जितने भी ग्रंथ हैं सब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा व्याकरण को आप बीच बीच में रिवाइज करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी देखिए आप सब लोग ग्रेजुएट हैं और आप सब जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना मैं मानती हूँ कि आप लोगों के पास तो भाई अच्छा एक माइंड होगा और अपना एक सिस्टम होगा। तो आपको जैसा लगे, बाकी ये मैंने बता दिया, आपको जैसा लगे उस हिसाब से करिए। कुल मिला के ये है कि आप जो है पेपर को ये हल्के में लेकर बैठना चाहिए, बल्कि तैयारी करते रहिए, क्योंकि करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान। जितना अभ्यास करेंगे उतने ही अच्छी आपकी बुद्धि विकास होता रहेगा। कुछ नहीं तो आप कुछ तो सीख रहे हैं, कहीं तो कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं आप, मतलब आपको नॉलेज तो है, कभी कोई पूछ रहा तो आप बता तो पाएंगे। तो आप ये सोच के पढ़िए, आप ये सोच के नहीं कि हाँ पेपर आएगा तो पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। चलिए नमो नमः मित्रों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बातें करेंगे तो। और आखिरी में मैं कहूँगी कि यदि मेरे चैनल से आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ लाभ हो रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। नमः संस्कृताय, नमो नमः।